नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद हुए शुद्धिकरण पर बीजेपी के अंदर ही सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। उधर राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के विवाद में सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस शर्मा से जवाब मांगकर साफ कर दिया कि आरोपों पर फैसला मीडिया में नहीं तय प्रक्रिया से होगा। वहीं नेपाल की बाढ़ ने भारतीय यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने बाढ़ के आरोपों को खारिज कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर बीजेपी में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने साधा निशाना। राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के विवाद पर सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस शर्मा से मांगा जवाब। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल देने पर सरकार और तेल कंपनियों में बातचीत जारी। नेपाल बाढ़ पर चीन ने आरोप किए खारिज, कहा हमें जिम्मेदार ठहराना गलत। नेपाल बाढ़ में 130 से ज्यादा भारतीय लापता, कैलाश मानसरोवर यात्री भी शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर जेपी नड्डा के बीजेपी को इस विवाद से अलग करने के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें कूद पड़े हैं और नड्डा के सुर से अलग बात कर रहे हैं। के पास कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हो, दूषित करता हो। कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। चुनावी मोड में आ गए हैं। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि नड्डा जी ने हल्द्वानी में खड़गे जी की रैली के बाद हुए शुद्धिकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच्चाई यह है कि आरएसएस बीजेपी की सोच में भेदभाव गहराई से जुड़ा हुआ है। अब उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस शुद्धिकरण का समर्थन किया है। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होना बेहद दुखद है। अगर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक के साथ ऐसा हो सकता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे आम दलितों को रोजमर्रा की स्थिति में कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। अब जब बीजेपी के अपने प्रदेश अध्यक्ष ने खुले तौर पर इस तरह की छुआछूत का बचाव किया है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? खेड़ा ने पूछा कि क्या मोदी उन्हें पद से हटाएंगे। खेड़ा का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी के एकता और दलितों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ राजनीतिक दिखावा बनकर रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ 3 चिट्ठियां लिखकर उनके ट्रांसफर की मांग की थी। उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज में गड़बड़ी और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। अब सीजेआई सूर्यकांत ने इन शिकायतों पर जस्टिस शर्मा से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों का फैसला मीडिया में बयानबाजी से नहीं हो सकता। जिस जज पर आरोप लगे हैं उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सीजेआई ने यह भी साफ किया कि केवल आरोप लगने से वो सही साबित नहीं हो जाते। फिलहाल शिकायतों की तय प्रक्रिया के तहत जांच चल रही है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन हाउस कमेटी बनाकर आगे जांच की जा सकती है। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 138 मामले सामने आए हैं, जिससे पूरी संख्या 2446 हो गई है। वहीं इन्फ्लुएंजा ए के मामले भी बढ़कर 3177 पहुंच गए हैं। मामले बढ़ने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सरकारी अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। हर अस्पताल में कम से कम 5 आइसोलेशन बेड, जबकि बड़े अस्पतालों में 10 या उससे ज्यादा बेड रखने के लिए कहा गया। अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता और इमरजेंसी में फ्लू कॉर्नर मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, हाथ साफ रखने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है और मौजूदा बढ़ोतरी मौसमी फ्लू से जुड़ी हुई है।
पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए सरकार E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इसमें 10% इथेनॉल होता है, जबकि मौजूदा सामान्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी E20 मिलाया जाता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पहले से बिक रहे प्रीमियम पेट्रोल जैसे कि इंडियन ऑयल का XP95, BPCL का स्पीड और HPCL का पावर 95 इस्तेमाल करके E10 उपलब्ध कराने पर चर्चा कर रही है। इससे अलग पेट्रोल पंप और सप्लाई नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने वाहनों के मालिकों को चिंता है कि E20 से माइलेज कम हो सकता है। सरकार के अनुसार E10 के लिए बने वाहनों में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में करीब 3 से 5% की कमी हो सकती है। हालांकि E10 उपलब्ध कराने का अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। अमेरिका में भागवत का वीजा रद्द करने की मांग। नेपाल बाढ़ में 130 से ज्यादा भारतीय लापता। चीन बोला बाढ़ के लिए हमें जिम्मेदार ठहराना गलत। अमेरिकी अब सिर्फ 2 घंटे ही चला पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने RSS प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। आयोग ने RSS से जुड़े संगठनों पर भारत में ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए। USCIRF ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों को भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भेदभावपूर्ण बताया है। आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC घोषित करने की सिफारिश की है। हालांकि ये सिर्फ USCIRF की सिफारिश है और अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार करेगी। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि CAA का उद्देश्य किसी भारतीय की नागरिकता छीनना नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि अमेरिकी सरकार USCIRF की मांग पर क्या कदम उठाती है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारतीय यात्रियों की भी चिंता बढ़ा दी है। 130 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की खबर है, जिनमें बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री शामिल हैं। नेपाल में संचार व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण कई लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के मुताबिक लापता भारतीयों में कम से कम 59 कैलाश मानसरोवर यात्री शामिल हैं। तमिलनाडु के 57 पर्यटकों में से 20 का पता चल गया है, लेकिन 37 अब भी संपर्क से बाहर हैं। वहीं कोलकाता से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 32 सदस्यीय दल भी लापता बताया जा रहा है। इनमें 30 यात्री और 2 टूर मैनेजर हैं। ईशा फाउंडेशन के 80 सदस्यों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच भारतीय दूतावास और कई राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन शुरू की है। राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। नेपाल में अब वैज्ञानिकों ने एक और बड़े खतरे की चेतावनी दी है। ICIMOD के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के ऊपरी इलाके में पानी का एक प्राकृतिक अवरोध बना हुआ है। इसके पीछे पानी जमा होने की आशंका है। अगर यह अवरोध टूट गया तो अचानक एक और बड़ा सैलाब नीचे की ओर आ सकता है। वैज्ञानिकों को शक है कि बर्फ और चट्टानों के खिसकने या भूस्खलन से पहली बाढ़ आई हो सकती है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिक भूकंपीय और सैटेलाइट आंकड़ों की भी जांच कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन नदी घाटी के इलाकों में निगरानी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद चीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। चीनी दूतावास ने उस दावे को फेक न्यूज बताया जिसमें कहा गया था कि चीन के इलाके में बना प्राकृतिक अवरोध टूटने से नेपाल में सैलाब आया और समय पर चेतावनी नहीं दी गई। चीन के मुताबिक 26 अगस्त की सुबह नेपाल की तरफ भूकंप या ग्लेशियर टूटने की वजह से सैलाब आया। चीन का दावा है कि इससे नेपाल और चीन दोनों ही तरफ नुकसान हुआ है। चीन ने समय पर चेतावनी नहीं देने के आरोपों को भी गलत बताया। दूतावास ने कहा कि आरोप लगाने के बजाय आपदा के समय सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा समझौता किया है। कंपनी अमेरिकी राज्यों को $18 अरब देगी और टीनेजर्स के लिए प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के नियम भी बदले जाएंगे। समझौते के तहत अमेरिकी राज्यों में युवाओं के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिफॉल्ट रूप से रोजाना 2 घंटे की इस्तेमाल सीमा तय की जाएगी। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकाउंट अपने आप लॉक रहेगा। हालांकि मैसेजिंग और लंबे वीडियो देखने का समय 2 घंटे की लिमिट में शामिल नहीं होगा। मेटा की चाइल्ड सेफ्टी व्यवस्था की अगले 10 साल तक स्वतंत्र निगरानी भी होगी। कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म युवाओं को ज्यादा देर तक जोड़े रखने के लिए डिजाइन किए गए और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इस मामले में 29 अमेरिकी राज्य शामिल हैं। हालांकि समझौते का मतलब ये नहीं है कि मेटा ने किसी गलती या गैरकानूनी काम को स्वीकार किया है। सबसे अहम बात यह है कि ये नए नियम अभी सिर्फ समझौते में शामिल होने के लिए अमेरिकी राज्यों में ही लागू होंगे, भारत में नहीं। फिलहाल दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.